बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर ताहिर कोर्स कोड 8615 के 7th लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम गांट चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये चूँकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि टूल्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, उन टूल्स में से ये पहला टूल है गैंट चार्ट जो हम कहते हैं। ये भी एक ग्राफिकल शक्ल होगी, इससे हम समझेंगे कि ये प्लानिंग के लिए कैसे काम आती है। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो हर किस्म के प्रोजेक्ट के लिए, छोटे बड़े दरमियाने, सब प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन इस्तेमाल हो सकता है। अब इसमें हम करते क्या है, इसमें हम प्रोजेक्ट के अंदर जितने टास्क होते हैं उसकी शेड्यूलिंग भी करते हैं और उसके रिसोर्सेज को भी प्लान करते हैं। तो शेड्यूलिंग करते वक्त जो दो कंसेप्ट और हमारे जहन में आएंगे, हमारे सामने आएंगे, उसमें ये है कि सीक्वेंशियल टास्क भी आएगा और पैरेलल टास्क भी आएंगे। अब सीक्वेंशियल टास्क कौन से होते हैं कि वो टास्क जो एक सीक्वेंस में हम परफॉर्म करते हैं, यानी एक टास्क कंप्लीट होता है तो फिर दूसरे की बारी आती है, दूसरा कंप्लीट होता है तो फिर नेक्स्ट की बारी आती है, उसे हम कहते हैं सीक्वेंशियल टास्क। और पैरेलल टास्क जो होते हैं वो ऐसे टास्क होते हैं जो हम एट ए टाइम एक से ज़्यादा टास्क कर रहे होते हैं, वो इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, यानी एक टास्क दूसरे को वो मुतासर नहीं कर रहा होता, तो उनको हम पैरेलल टास्क बोलते हैं। तो ये दो किस्म के जो टास्क हैं ये हम इसमें गैंट चार्ट के अंदर हम यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद ये है कि इट यूजेस ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन टू शो स्टार्ट, इलैप्स्ड एंड कंप्लीशन टाइम। तो ये जो चार्ट है ये हमें साफ बताता है कि कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी टास्क है, वो कब शुरू हो रहा है, उसकी कंप्लीशन पे कितना वक्त लगेगा और टोटल वक्त कितना वहाँ पे लगेगा। तो ये चूँकि नाम ही शेड्यूलिंग है तो ये हमें वक्त के बारे में सारी सिचुएशन बताता है। उसके बाद है कि गैंट चार्ट जो है ये स्टार्ट्स, गैंट चार्ट्स आर आइडियल फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस। गैंट चार्ट से हमें ये पता चलता है कि जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसमें कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितनी हो गई है। ठीक है, वो साथ साथ हमें ग्राफ बता रहा होता है कि कितना काम हमने कंप्लीट कर लिया और कितनी एक्टिविटीज़ हमारी बाकी रह गई हैं। अच्छा, उसके बाद है कि इट सर्व्स एज अ वैल्यूएबल बजटिंग टूल एंड कैन शो डॉलर्स एलोकेटेड वर्सेस डॉलर स्पेंट। तो हम सिंपली हम इसे ये कहते हैं कि जब हम टास्क को शेड्यूल करते हैं तो हर टास्क के साथ उसका वक्त डिफ़ाइन होता है, वक्त के हिसाब से हम रिसोर्स एलोकेट करते हैं, तो इस तरह हमारी बजटिंग जो है वो आसान हो जाती है। अब हम चलते हैं कि गैंट चार्ट को ड्रा करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स से गुजरना होगा। तो मैं सादा लफ्ज़ों में समझाऊंगा। हमारा जो पहला स्टेप है, हम अपने पूरे प्रोजेक्ट की आपने उसको डिफरेंट टास्क में तकसीम कर लेना है, एक लिस्ट ऑफ टास्क बना लेनी है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमें कौन से छोटे छोटे तमाम टास्क सर अंजाम देने हैं। तो सबसे पहले है कि आपने टास्क की एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद आपने हर टास्क का एक टाइम, स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमने वो डिफाइन करना है। फिर हमने ये देखना है कि हर टास्क पे टाइम कितना लगेगा उसको कंप्लीट करने में। फिर तीसरी बात हमने ये देखनी है कि हर टास्क की नेचर क्या है, क्या वो सीक्वेंशियल नेचर का है या पैरेलल नेचर का है। तो इन तीन बातों का डिसीजन हमने शुरू में लिस्ट बना के करना होता है। जब ये डिसीजन हो जाए, लिस्ट भी बन जाए और टास्क का टाइम भी डिफ़ाइन हो जाए कि उसका कंप्लीशन टाइम, और उसके बाद उसकी नेचर भी डिफ़ाइन हो जाए कि ये सीक्वेंशियल होगा या पैरेलल टास्क होगा, तो फिर इससे जो अगला स्टेप है वो हम ग्राफ पे इन्हें ड्रा करते हैं। ये जो ग्राफ है ये बार ग्राफ होगा, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ की सूरत में हम करेंगे। अब इसमें ऐसे होगा कि बार ग्राफ जो है वो शो कर रहा होगा टाइम को, कि कब ये टास्क शुरू हो रहा है, और टास्क की जो लंबाई है टाइम के लिहाज से वो बार की लंबाई शो कर रही होगी। टास्क बड़ा होगा तो बार की लेंथ भी ज़्यादा होगी, और अगर टास्क थोड़े टाइम पे मुहित होगा तो उस बार की लंबाई भी थोड़ी होगी। अच्छा, उसमें अब देखें कि जो सीक्वेंशियल है उसका भी आपने ख्याल करना है।
कि सीक्वेंशियल जो टास्क हैं उनको आपने डिज़ाइन करते हुए देखना है कि एक टास्क अगर किसी दूसरे टास्क पर डिपेंड कर रहा है तो फिर पहले वाला टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होगा दूसरे वाला टास्क जो उस पर डिपेंड कर रहा है वो स्टार्ट नहीं होगा। और ग्राफ के अंदर जो सीक्वेंशियल टास्क होंगे वो एक दूसरे के बाद साथ जुड़े होंगे और जो पैरेलल टास्क होंगे वो एक दूसरे के नीचे उनके बाहर आएंगे। अब इसकी डिटेल जो है हम अगली डायग्राम में देखेंगे और उसको समझेंगे कि यानी उसे कैसे हमने करना है। और दूसरी बात यह है कि जो बार हमने बनाने हैं इन तमाम बार के ऊपर हमने टाइम मेंशन करना है हॉरिजॉन्टली कि कितना टाइम उन पे लगेगा। अब जो एक चार्ट मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया है ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का है, लेकिन इसे समझने के लिए काफ़ी है क्योंकि हमने तो आगे एजुकेशनल मैनेजमेंट करनी है तो उसकी भी फिर मैं आगे जाके मिसाल दूंगा आपको। इसमें देखें कि डायग्राम के अंदर आपको बार नज़र आ रहे हैं। टॉप पे देखें कि टाइम इन मंथ लिखा हुआ है, तो मैंने बोला था कि हॉरिजॉन्टली आप टॉप पे टाइम मेंशन कर दें। अब इस टाइम के नीचे उन्होंने लेफ़्ट साइड पे देखें एक लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ है कि जो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए है। अब उसने इन एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है कि जो पहले होनी है फिर उसके बाद जो होनी है फिर उसके बाद जो होनी है, और साथ साथ ये भी हमें पता चलेगा कि पैरेलल कौन सी हैं और सीक्वेंशियल कौन सी हैं। अगर हम पहले मंथ की बात करें तो जो पहली ए एक्टिविटी है ये अकेली एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ये फर्स्ट एक्टिविटी है, 0 से ये स्टार्ट हो रही है और 1 मंथ के एंड तक ये जाके ख़त्म हो रही है, यानी ये 1 मंथ पर ये मुहित है। दूसरी एक्टिविटी बी अगर देखें तो वो पहले मंथ के आखिर से शुरू हो रही है और चौथे मंथ तक जाती है, यानी 3 माह वहाँ पे लगते हैं, दूसरा महीना भी लग गया, तीसरा भी लग गया, चौथा भी लग गया। उसके बाद जो एक्टिविटी सी है वो इसके नीचे है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी ये पैरेलल हैं और एट ए टाइम ये यानी सर अंजाम दे रहे हैं हम। ये टास्क जब कंप्लीट होंगे चौथे महीने के बाद तो फिर एक्टिविटी डी जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एक्टिविटी डी अकेली है, ये यानी चौथे महीने के एंड पे यानी 1 महीना लेती है, 5वें महीने तक ये कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद फिर 3 टास्क जो हैं वो पैरेलल आपको नज़र आएंगे जिसमें ई भी है, एफ भी है और जी भी है। तो इस तरीक़े से ये हमने प्लानिंग करनी होती है, तमाम टास्क के हमने बार बनाने होते हैं। और जब हम रियली जब काम शुरू करते हैं तो फिर हम इन बार्स को कलर करते जाते हैं जितना काम हमारा कंप्लीट होता जाता है, और वो ज़ाहिरी हमें बता रहे होते हैं कि कौन सा काम कितना कंप्लीट हो गया है। अब ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग की मिसाल थी। अगर आप एज ए मतलब एजुकेशनिस्ट अपने आप को रखें तो अपने प्रोजेक्ट के लिए आप गैंट चार्ट बनाएं, एज ए प्रिंसिपल ऑफ स्कूल बनाएं, एज ए प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज बनाएं, एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना लें यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसमें भी आप देखें कि आप पूरे साल की एक्टिविटीज़ को है वो शेड्यूल कर सकते हैं। एक बड़ा सा चार्ट ले लें या कंप्यूटर पे बना लें, सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं। उसमें टॉप पे आपने टाइम मेंशन करना है। आपको पता है कि पूरे साल में आपने एक लिस्ट बना ली है कि मैंने फ़लाँ काम एक्टिविटी करनी है, फ़लाँ महीने में ये करना है, फ़लाँ महीने में मिड लेना है, फ़लाँ में फ़ाइनल लेना है, फ़लाँ पे पेपर सेट करना है, फ़लाँ पे एडमिशन करने हैं, ये अगर यूनिवर्सिटी की बात करें। इसी तरह कॉलेजेस में जो टीचर है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो भी अपने तमाम काम की एक लिस्ट बना ले जो उसने पूरे साल सर अंजाम देनी है, और उस लिस्ट को फिर तरतीब दे कि पहले काम कौन सा होगा, बाद में उस तरतीब को हॉरिजॉन्टली लिख लें और उसके सामने फिर बार बनाएं। बार शो करेंगे किस महीने में कौन सा काम शुरू करना है और कितने महीने उस पर लगेंगे। ये जब कंप्लीट कर लेगा चार्ट बेशक अपने ऑफिस में लगा लें तो आपके लिए ज़बरदस्त टूल होगा। पूरे साल का एक शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा कि आपने कब और क्या करना है और उस पर रिसोर्स किस तरह आपने एलोकेट करने हैं। तो उसके बाद अब चलते हैं कि गैंट चार्ट के एडवांटेजेस क्या हैं। अब सबसे पहले तो ये है कि इट इज़ एन ईज़ी टू अंडरस्टैंड विजुअल डिस्प्ले। ये बनाना आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, कॉमन सेंस बन जाए बंदे का तो ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं, अगर उसको यूटिलाइज़ कर लें तो उससे भी काम आसान हो जाएगा। सेकंड एडवांटेज ये कि मेक्स इट इजी टू डेवलप व्हाट इफ़ सिनेरियो। हाँ, ये इजी है, कोई भी सिनेरियो अगर आप आ जाता है, ठीक है, किसी भी सिनेरियो में छोटा प्रोजेक्ट हो बड़ा प्रोजेक्ट हो उसमें आप ये डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है कि एनेबल्स बेटर प्रोजेक्ट कंट्रोल बाय प्रमोटिंग क्लियर कम्युनिकेशन। गैंट चार्ट आपको क्लियरली कम्युनिकेट कर रहा होता है कि कितना काम कंप्लीट हुआ है। आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आप अपनी हायर अथॉरिटीज़ को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा काम इतना कंप्लीट हुआ है और इतना बाकी हो गया है।
उसके बाद नंबर 4 है कि एडवांटेज जो है शोज़ द एक्चुअल प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्लान शेड्यूल। अब यहाँ पे देखें, आपने शुरू में प्लान कर लिया, एक चार्ट बना लिया, अब जूँ टाइम के साथ साथ आपका काम कंप्लीट होता है, आप उससे कलर करते जा रहे हैं, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि आपने जो प्लान किया था क्या उसी के मुताबिक मैं जा रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ या मैं आगे तेज़ चल रहा हूँ। अगर आपने कोई काम टास्क यानी मार्च तक टास्क नंबर 3 या सी कंप्लीट करना था, मार्च तक नहीं हुआ और अभी तक अप्रैल आ गया है और अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस एक्टिविटी पे आपका डिले हो रहा है। तो क्लियर कट एक पिक्चर वो साथ साथ आपको बताता रहता है। उसके बाद ये है कि कैन रिपोर्ट रिजल्ट्स एट अप्रोप्रिएट लेवल, यानी किसी भी लेवल पर, जिस लेवल पर भी आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट पे वो बना सकते हैं। मिड में बनाना चाहते हैं, यानी 2/3 पे बनाना चाहते हैं, फाइनली बनाना चाहते हैं, तो ये आपको हेल्प आउट करता है। उसके बाद ये है कि अलाउ कंपैरिजन ऑफ द मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टू डिटरमाइन रिस्क और द रिसोर्स एलोकेशन। ये बड़ी अहम चीज़ है। जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं उनके पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन तमाम प्रोजेक्ट्स के अलग अलग उन्होंने गैंट चार्ट बना के रखे होते हैं। अब गैंट चार्ट से उन्हें हेल्प ये मिलती है कि किस जगह पे किसी एक चार्ट में अगर रिसोर्सेज कम ज़रूरत हैं तो वो रिसोर्सेज उठा के दूसरे चार्ट के मुताबिक वो यूटिलाइज़ कर सकता है। तो एक से ज़्यादा चार्ट अगर उसने प्रोजेक्ट्स के बना के सामने रखे हैं तो उसे रिसोर्स एलोकेट करने में बड़ी आसानी होती है। उसे पता चलता है कि फ़लाँ स्टेज पे जाके हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए, बढ़ाने हैं, घटाने हैं, तो क्या करना है। तो उस तरह डिसीजन मेकिंग में उसे यानी बड़ी हेल्प मिलती है। देन लास्ट जो है, रिवार्ड द प्रोजेक्ट मैनेजर विद मोर विजिबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इस अच्छा कंट्रोल हासिल करता है क्योंकि उसके सामने सारी पिक्चर क्लियर होती है और वो जब भी उसे ज़रूरत पड़ती है फर्दर रिसोर्सेज की तो वो उसकी डिमांड कर लेता है, और अगर देखता है कि रिसोर्सेज मेरे पास ज़ायद हैं तो वो उन्हें यानी रिसोर्स को एलोकेट नहीं करता, उन्हें बचा के रख लेता है। तो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को उस पर कंट्रोल हासिल होता है और उसको रिपोर्ट बनाने में आसानी होती है। तो ये था गैंट चार्ट के बारे में। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम CPM पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।